हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल APTC क्लासेस पर। आज हम लोग देखने वाले हैं वृत्त की परिधि 2πr किस प्रकार से होती है, साथ ही वृत्त का क्षेत्रफल πr² किस प्रकार से होता है। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वृत्त किसे कहते हैं। सबसे पहले हम लोग वृत्त के विषय में जानेंगे। किसी समतल सतह पर अपरिमित बिंदुओं का समुच्चय, किसी समतल सतह पर अपरिमित बिंदुओं का समुच्चय जब एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर हो, एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर हो तो उसे ही हम वृत्त कहते हैं। वृत्त का इंग्लिश सर्किल होता है, इसीलिए सी द्वारा इसे सूचित किया जाता है। और ये बिंदु जो होता है ये वृत्त का केंद्र कहलाता है और इसका इंग्लिश ओरिजिन होता है, इसलिए वृत्त के केंद्र को हमेशा ओ से सूचित किया जाता है। और ये वाला पार्ट जो है, ये जो आप रेखा देख रहे हैं, केंद्र से किसी भी किनारे पर ये मिलेगा तो इसे हम त्रिज्या कहते हैं। किसी भी बिंदु से आके मिलेगा तो इसे हम त्रिज्या कहते हैं। और इसका इंग्लिश रेडियस होता है, इसलिए हमेशा इसे आर सूचित किया जाता है। और साथ ही वृत्त के केंद्र से बीचों बीच होकर जाने वाली रेखा को व्यास कहते हैं। तो ये पूरी रेखा जो इस किनारे से इस किनारे तक आई हुई है इसे हम लोग व्यास कहेंगे। और इसका इंग्लिश डायमीटर होता है, इसलिए इसे हमेशा डी के द्वारा सूचित किया जाता है। और साथ ही हम लोग डी को 2r भी लिख सकते हैं। इस तरफ से आप देख सकते हैं, एक r इधर रेडियस हो गया, एक रेडियस इधर हो गया, तो इस प्रकार से हम व्यास को 2r लिख सकते हैं। मेन पॉइंट है कि हम लोग ये चीज़ जानेंगे आज कि वृत्त की परिधि जो होती है, ये पूरी जो गोलाई इसकी होती है, लंबाई जो होती है, ये 2πr किस प्रकार से होती है। तो यदि देखिए हम यहाँ पे कोई धागा रखते हैं और इसी बिंदुओं पे इसको सजाते हुए यहाँ तक आके फिर इसी बिंदु पे पुनः आ जाते हैं और इसी धागा की जो मान लीजिए उस धागा को फिर इस प्रकार से लंबाई में रख देते हैं, तो ये जो धागा की लंबाई होगी वही उसकी वृत्त की क्या होगी, परिधि होगी। तो सबसे पहले हम इस प्रकार से मान लीजिए कि हम परिधि ज्ञात किए हैं और उसके बाद ये जो हम बीच वाली रेखा देख रहे हैं, बीचों बीच जो केंद्र से होकर गुजरी है, ये व्यास यदि इसके नीचे रख देंगे तो ये हमेशा लगभग 22/7 के बराबर आता है। और इसी चीज़ को हमारे भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने सबसे पहले प्रयास किया था। उसने परिधि जो ज्ञात किया था वो 62,832 आया था और उसका व्यास जो था वो 20,000 था। और इसका मान आप यदि निकालिएगा तो लगभग 22/7 के ही बराबर आएगा। तो देखिए ये 22/7 हमेशा वृत्त की परिधि तथा वृत्त के क्षेत्रफल निकालने के लिए उपयुक्त होने लगा। तो इस 22/7 को एक ग्रीक शब्द पाई से सूचित किया गया। ये पाई जो है ये ग्रीक भाषा का शब्द है। तो इस प्रकार से देखिए हम इसी चीज़ को पुनः यदि लिखते हैं परिधि और उसके अनुपात में यदि हम व्यास को रखते हैं और इधर ये 22/7 को हम क्या बोल चुके हैं, पाई। यदि पाई इस प्रकार से लिखते हैं और इसके नीचे एक देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो परिधि गुना 1 जो होगा ये परिधि हो जाएगा और इधर व्यास गुना पाई, यानी कि व्यास गुना क्या हो जाएगा, पाई। और हम लोगों को पता है कि व्यास को हम क्या बोल सकते हैं, 2r लिख सकते हैं। तो व्यास को हम लोग लिखेंगे 2r और ये हो गया पाई। और जब ये दोनों गुना होगा तो हो जाएगा पाई, या तो इसे लिख सकते हैं 2πr। इस प्रकार से हम लोग देख लिए दोस्तों कि वृत्त की परिधि जो होती है वो 2πr किस प्रकार से होती है। वृत्त का क्षेत्रफल πr² किस प्रकार से होता है, इसके लिए भी हम लोगों को पहले एक वृत्त बनाना पड़ेगा। और इस वृत्त को हम 2 भागों में भी बांट सकते हैं, इस वृत्त को 4 भागों में बांट सकते हैं, लेकिन हम लोगों को इस वृत्त को 16 भागों में बांटना है। चलिए काउंटिंग करते हैं कितना भाग हो गया। 1 2 3 4 5 6 7, एक भाग और हम लोगों को बनाना पड़ेगा। ये अब हो गया 8 भाग। इस प्रकार से पुनः हम लोग काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8।
और इस जगह से नीचे अब हम लोग काउंटिंग करेंगे 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 भागों में हम 16 पार्ट में इस वृत्त को कटिंग कर देंगे। ठीक है, और देखिए हम लोगों को पता है कि ये वृत्त की जो गोलाई है, ये जो वृत्त की परिधि है, ये 2πr होती है। लेकिन देखिए जब इसे बीच से पुनः इस व्यास के पास से यदि इस बिंदु से और सिर्फ इस बिंदु तक हम लाएंगे तो इसकी जो गोलाई होगी, इस जगह जो इसकी ये परिधि होगी, इस जगह परिधि होगी πr। और जस्ट उसी तरह से इस बिंदु से पुनः इस बिंदु तक आएंगे तो क्या हो जाएगा πr, ये पूरी लंबाई। तो इसी प्रकार से हम लोग जानते भी है कि पूरी वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr होती है। तो इस प्रकार से आधा πr हो गया, आधा πr हो गया। अब ये जो 16 भाग है इसको हम एक क्रम में सजाने की कोशिश करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 लिखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और इसके जस्ट नीचे से जो पार्ट है इसको इसी में अथी कर देंगे, ऐड कर देंगे। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और एक पार्ट यहाँ पे मिस्टेक हो रहा था, एक पार्ट यहाँ पर हम लोगों को ऐड कर देना है। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 इस क्रम में सजाने पर अब देखिए एक के साइड से हम लोग ये भाग, आधा भाग जो है 8 तक, ठीक है, इसको इस प्रकार से सजा दिए हैं। और फिर ऊपर से 9 से लेके 16 तक हम लोग सजाए हुए हैं। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं ये वाला जो पार्ट होती है, ये 1 का और ये 2 का, ये तो त्रिज्या है। और जस्ट यहाँ पे यही चीज़ देखिए, ये त्रिज्या आया हुआ है और इस साइड भी ये क्या है, त्रिज्या है। और पॉइंट 1 से यहाँ से ये भाग से लेके 8 तक इसकी लंबाई कितनी है, πr। तो नीचे πr हो गया। और फिर उसी प्रकार से 9 से 16 तक की लंबाई कितनी है, 16 है। और ये भी लंबाई क्या कहलाएगी, πr। तो देखिएगा गौर से, तो ये स्ट्रक्चर जो हो गया ये आयत की तरह हो गया है, नहीं। तो और आयत का क्षेत्रफल हम लोगों को पता है, आयत का क्षेत्रफल L × B होता है। तो इस प्रकार अब इसकी लंबाई हम लोग देखेंगे, इसकी लंबाई कितनी है, πr। और इसकी चौड़ाई, तो ये वाला पार्ट कहलाएगा। और ये चौड़ाई कितनी है, r। और जब हम πr गुना r करेंगे तो ये हो जाएगा πr²। तो ये आयत जो है, आयत का क्षेत्रफल कितना आ गया, πr²। और ये आयत जो है इसकी पूरी क्षेत्रफल जो है, ये तो वृत्त के क्षेत्रफल है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल πr² किस प्रकार से होता है। इस प्रकार से हम लोग देख लिए कि वृत्त का क्षेत्रफल πr² किस प्रकार से सिद्ध होता है।